हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। और ये मेरे पोर्टफोलियो का शेयर है और इस पर मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ। अभी इस पे नज़दीक आ रहा है, टारगेट के आसपास आ गया है। इस वजह से मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो लाया हूँ, जिससे आपको भी पता चले कि ये शेयर में से कुछ ही दिनों में मैं निकल सकता हूँ। तो इसलिए मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ और इसके जो भी डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीनर पे मैंने डायरेक्टली आपको प्राइस दिखा दिया है। अभी ये 24 साढ़े 24 का जो भाव चल रहा है और 4.5% ये बढ़ चुका है। ठीक है, तो और ये कंपनी कैसी है, ये बिज़नेस कैसा है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी बैंक सुन के आपको पता चले है कि ऑलरेडी ये बैंक ही है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और ये कब से है, क्या है, वो भी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि मैंने इसको सबसे पहले कब लिया था और उसके बाद उस पर कितने वीडियोस आए, ये भी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने मिलेगा, सबसे पहला वीडियो था वो सितंबर 12। तो शुरुआत मेरी वही टाइम से हुई थी, सितंबर से मैंने लॉन्ग वीडियोस, उसके पहले जस्ट स्क्रीनशॉट डाला करता था प्रॉफिट्स के। फिर मैंने ये लॉन्ग वीडियोस डालना चालू किया। देखो 4 मिनट का ये वीडियो है और वही टाइम से ये शुरुआत थी। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बारे में डाल दिया था मैंने और सितंबर 12 के टाइम पे। ठीक है, 12 सितंबर 2021 के टाइम पे। फिर उसके बाद फिर मैंने ये यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये शेयर के बारे में और डिटेल दी और दोनों शेयर के बारे में दी थी, उज्जीवन के बारे में। ठीक है, तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस दोनों एक साथ थे, इस वजह से दोनों के बारे में साथ में ही दे देता था। और उसके बाद उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का यहाँ पर 6 मई के बाद जुलाई में आया, 29 जुलाई को वीडियो आया। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 2 अगस्त को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का वीडियो आया था। ठीक है, तो उस पर भी जो भी अपडेट्स, मतलब उसमें कोई मूवमेंट आया तो भी मैं बता देता हूँ, कोई न्यूज़ रहेगा उसके बारे में भी बता दिया है। तो 2 अगस्त को भी आया था और 25 अगस्त को उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रॉफिट बुकिंग का ये वीडियो है। यहाँ पर आप थंबनेल में देख सकते हैं, ये प्रॉफिट बुक हुआ है। मैंने प्रॉफिट बुक किया उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में। तो अभी भी वो शेयर प्रॉफिट में ही है। अगर आप देखोगे मेरे बेचने के बाद भी ऐसा नहीं होता है कि शेयर मैंने बेच दिया तो शेयर डाउन होना चालू हो जाता है, फिर से रिवर्स जाके 0 पे ख़त्म होता है। ऐसा नहीं होता है, मार्केट है ये। मुझे जितना प्रॉफिट चाहिए रहता मैं उतना ले लेता हूँ और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मैंने लिया है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज में। और काफ़ी टाइम से होल्ड किया था, इस वजह से मुझे बेचना पड़ता है, तो मैंने उसको बेच दिया। और अभी जस्ट स्मॉल फाइनेंस वाला मेरे पास शेयर अभी भी है, उसको भी प्रॉफिट में ही, अच्छे प्रॉफिट में बेचना है, इस वजह से उसको रखा हुआ है और वो मेरे टारगेट के आसपास अभी आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर 25 अगस्त के बाद अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पे। फाइनेंशियल सर्विसेज का प्रॉफिट बुकिंग हो गया, अभी कुछ दिन में इसका भी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा और ये इसमें से भी मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, तो ये फ़िलहाल अभी कंपनी के बारे में पहले दिखा देता हूँ आपको कि कंपनी या बैंक ये कैसा है। इसका मार्केट कैप देखो 4,208 करोड़ का है। 24 का फ़िलहाल अभी प्राइस चल रहा है, 13 का 13.5 का लो था और लगभग 25 के इस भाव तक ये पहुंचा था आज के दिन। ठीक है, ये आज ही के दिन का हाई है, इस वजह से बता रहा हूँ आज के दिन। ठीक है, और यहाँ पर स्टॉक का जो पी है काफ़ी महंगा है, वैल्यूएशन ये शेयर के काफ़ी महंगे है, तो इसमें से निकलना तो बनता ही है। और साथ में यहाँ पर बुक वैल्यू देखोगे तो बुक वैल्यू पॉजिटिव ही है, अच्छा है। नेट असेट अच्छा ही है, असेट कंपनी के अच्छे है। डिविडेंड नहीं देती कंपनी, फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपये का आ रहा है। आरओई काफ़ी माइनस में है, यानी रिटर्न्स कंपनी माइनस में जनरेट कर रही है इसके इक्विटी कैपिटल पे। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो माइनस में है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है यानी कंपनी का जो डेट है और साथ में कंपनी का इक्विटी है, इस पर 2.25% का कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही है, तो ये भी काफ़ी कम है। तो ये लॉन्ग टर्म या इस हिसाब से तो थोड़ा ख़राब नज़र आ रहा है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे इसके 1 साल के चार्ट, तो चार्ट में अगर आपको देखने मिलेगा यहाँ पर देखो
बढ़ता हुआ स्टार्टिंग में नज़र आया, उसके बाद थोड़ा गिरावट ये दिखाई इसने, और स्लोली गिरा, एकदम से भी नहीं गिरा, तो गिरने में काफ़ी टाइम लगा। लेकिन 13 का इसने लो कब बनाया, इसने 23 जून 2022, ये रिसेंटली कुछ इसने लो बनाया था। और यहाँ पर जिसने ख़रीदा उसने फिर दबा के प्रॉफिट किया 13 से। अगर 26 भी हो जाता है तो उसका पैसा समझो 100% डबल हो जाता है, ठीक है। 13 से अगर ये 26 का प्राइस और 26 के पार जाएगा ये, तो इसी तरीके का लोग स्मार्टली इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। पैसे देखो, जून में खरीदा शेयर्स और यहाँ पर अगस्त सितंबर तक पैसे ही डबल। तो यही राज होता है। कोई जो कैपिटल रखते हैं ऑलरेडी पहले से ही रखते, तो उसके लिए आपका वॉच भी होना चाहिए सही शेयर्स पे। डाउन पे ख़रीदने के लिए आपके पास आपको रेडी भी होना चाहिए, और आपको कभी डाउन पता नहीं चलेगा। देखो कोई बोलेगा कि यार 14 मतलब यही डाउन है, 14 साढ़े 14, लेकिन उसके बाद थोड़ा अप गया, उसके बाद फिर से डाउन आया। डाउन कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर ख़रीदा मतलब वहाँ से भागा है, यहाँ से थोड़ा भागा फिर से करेक्ट हुआ। अगर वहाँ तक सब्र नहीं किया तो फिर से आपको और एक लो मिलेगा और क्वांटिटीज ऐड करने के लिए फिर बढ़ा। तो कभी कभी किस्मत की भी बात होती है। देखो यहाँ पर भी लो गया था, यहाँ पर भी लो गया था, तो हर लो में थोड़ा बहुत रिकवरी आ जाता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट आता है। लेकिन हर टाइम आपको यही नहीं बता सकते कि यही सही टाइम है, यहाँ से भागेगा ही भागेगा। लेकिन हर एक लो से कभी भी शेयर्स भागते हैं। तो ये यहाँ से ये भी लो से भागा है और ये भी लो से, तो हर एक लो इसीलिए बनते हैं लो से ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो ये 1 साल के चार्ट है। लेकिन 3 साल के चार्ट की बात करेंगे तो देखो 3 साल में गिरावट हमको देखने मिली है। काफ़ी अच्छे भाव पे शेयर था, लगभग 58-60 रुपए के आसपास का ये शेयर था स्टार्टिंग में, और वहाँ से ये जनवरी 2020 से डाउन साइड ही इसने दिखाया। फिर काफ़ी टाइम एक ही रेंज में चला, फिर अभी ये थोड़ा ऊपर की तरफ आ रहा है। और अगर हम इसके 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में भी आपको वही प्राइस देखने मिलेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत ही 13 दिसंबर 2019 से हुई है। तो 13 दिसंबर का ही आपको दिखेगा। ये 3 ही साल कंपनी को लिस्टेड होके हुआ है, तो इस वजह से आपको ये इसके रिटर्न जो देखने मिल रहे हैं। देखो मोस्ट ऑफ कोई बहुत सारे लोग होते हैं कि मार्केट में किसी शेयर का आईपीओ आ जाता है तो जल्द से जल्द खरीदने का देखते हैं, अगर मार्केट में शेयर लिस्ट होता है तो। लेकिन लिस्ट होने के बाद उसका प्रॉफिट लेने के बाद एक करेक्शन मोड आता है, ये भी एक याद रखना। मोस्ट ऑफ मैंने ये चीज़ें भी देखी है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके के मोमेंट्स भी आती है, डाउन साइड में मिलता है, फिर आपको फिर लेना चाहिए, फिर थोड़ा लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन अगर वैल्यूएशन महंगे है तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। और 10 साल या मैक्स के भी देखोगे तो वही चार्ट आने वाला है। और प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो पॉजिटिव ये कंपनी में कुछ आपको देखने ही नहीं मिलेगा। कॉन्स देखने मिल रहा है यहाँ पर, नेगेटिव चीज़ें देखने मिल रही है कि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखो बैंक है ना, कर्जा ऑलरेडी बैंकों पे होता है, उसको पे करना होता है, ठीक है। क्योंकि कहीं से तो पैसा लेती है और कहीं पर दूसरे लोगों एक से लेगी और दूसरे को देगी, और उसी में जो मार्जिन मिल जाता है उनको फाइनेंस मार्जिन जिसे कहा जाता है, उसी से कंपनी प्रॉफिट कर लेती है, ठीक है। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये एक चीज़ नेगेटिव है। और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ये भी चीज़ कब होता है कि कंपनी पे लोन ज़्यादा है, तो ये पॉइंट आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पर अर्निंग इंक्लूड्स एंड अदर इनकम, 335 करोड़ तो अदर इनकम से आ रहा है। तो कंपनी सेल से कितना जनरेट कर रही है ये भी हमको देखना है। और ये देखो ऑलरेडी इसका प्राइस नीचे ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस भी सस्ता है और इसका मार्केट कैप में भी बैंकों में सबसे नीचे इसका ही नंबर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में 905 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, सेल्स किया है, तो काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद अगर हम इसके मार्जिन देखेंगे, फाइनेंसिंग मार्जिन जून क्वार्टर में काफ़ी अच्छे 19% के मार्जिन है, इस वजह से शेयर्स में अच्छी मूवमेंट आपको देखने मिली है। अगर नेट प्रॉफिट बात करेंगे तो 203 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट, देखो पहले माइनस में थी और कभी कभी इसीलिए वेट करना पड़ता है। कभी कभी आप लॉस क्यों करते हो, ये रिजल्ट्स के वजह से लॉस करते हो। ये शेयर काफ़ी टाइम से मेरे पास भी है, तो वो डाउन साइड ही था, तो ये रीजंस होते हैं उसके रिजल्ट्स। ये रिजल्ट कंटिन्यू नेगेटिव ही रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको वो शेयर में से निकलने के लिए। तो
आपको पता नहीं होता, देखो एक टाइम पॉजिटिव, एक फिर 2-3 टाइम नेगेटिव, इस तरीके के रिजल्ट से आपका पूरा पोर्टफोलियो ख़राब हो जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर 2012 से इसके रिजल्ट्स तो शो कर रहे हैं। देखो कंपनी तो पहले से रहती है लेकिन मार्केट में लिस्ट थोड़ा लेट होता है, तो 2012 से इसके रिजल्ट तो शो कर रहे हैं। 148 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था स्टार्टिंग में, फिर वहाँ से काफ़ी ग्रोथ कंपनी में देखने मिली। 2018 में, मार्च 2018 में देखो 1400-1500 करोड़ तक गई थी कंपनी का सेल, फिर उसके बाद यानी रेवेन्यू, और 1800 तक 2019 में गया, फिर 2020 में 2700 करोड़ तक गया, फिर 2800 करोड़ 2021 में। ठीक है, तो लगभग मार्च में भी सेम ही रहा। और अभी टीटीएम देखो काफ़ी अच्छा चल रहा है 3000 करोड़ का, तो ये भी चीज़ अच्छी है। लेकिन यहाँ पर फाइनेंस मार्जिन माइनस में चला गया, उसके पीछे रीज़न है कि कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट देखो 1000 करोड़ का किया, और ऊपर से एक्सपेंसेस भी 2200 करोड़ के, तो माइनस में चला गया इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट, और वो 10% माइनस में है। इस वजह से कंपनी यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी कम हो रहा है। और रीज़न प्रॉफिट क्यों मिल रहा है कंपनी को, क्योंकि अदर इनकम है। चलो अदर इनकम जिस टाइम 9 करोड़ का रहेगा तो कंपनी का प्रॉफिट पूरा या कंपनी लॉस में दिखेगी, तो अदर इनकम इसीलिए कभी भी पॉजिटिव नहीं माना जाता। अदर इनकम से ज़्यादा सेल्स अच्छे होने चाहिए हमेशा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम स्टॉक की CAGR की बात करेंगे तो एक साल के अंदर इसने 29% के रिटर्न्स दिए हैं, और कम्प्लीटली 3 साल कंपनी को हुए नहीं, इस वजह से कंपनी के यहाँ पर 3 साल के रिटर्न्स नहीं बता रहा है, बट नेगेटिव ही आएंगे क्योंकि गिरावट हमको देखने मिली है। और अगर बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में कंपनी का जो रिजर्व है, देखो 185 करोड़ से लेके कंपनी ने रिजर्व यहाँ तक 1200 करोड़ तक कंपनी का रिजर्व था। अभी थोड़ा रिजर्व कम हुआ है, 832 करोड़ का है, और कर्जा ज़्यादा बढ़ गया है। कर्जा बढ़ते गया, 617 करोड़ से लेके कंपनी ने अभी 20,000 करोड़ तक का कंपनी पर लोन है। और देखो कंपनी कर्जा लेती है और फिर वो सस्ते रेट पे पैसा लेती है और महंगे रेट पे कस्टमर्स को और जिनको चाहिए उनको देती है लोन के थ्रू। ठीक है, और इसी तरीके से कंपनी का या बैंकों का इनकम होता है। और यहाँ पर NPA की हमने बात नहीं की, तो देखो कंपनी का NPA भी होता है। इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम कभी भी मोस्ट ऑफ बैंकों में NPA का ही होता है। अगर NPA ख़राब रहे यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट रहे और वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है तो थोड़ा वो प्रॉब्लमेटिक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें भी ध्यान रखना होता है। और बैंकों में इसीलिए ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उसके NPA के ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, लोग पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं करते। ठीक है, तो उस वजह से प्रॉब्लम में बैंक चले जाते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर हमको देखने नहीं मिल रहा है यहाँ पर डेटा में, तो अगर वो भी चीज़ें आपको देखने मिले तो उससे आपको फ़ायदा ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है कभी भी कंपनी में। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग में सबसे ज़्यादा शेयर्स तो अभी भी प्रमोटर के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर का थोड़ा बहुत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, और DIS का भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, और पब्लिक का भी 15-16% का इन्वेस्टमेंट है। पब्लिक ने थोड़ा बहुत माल बेचा है और DIS ने भी थोड़ा सा माल बेचा है, लेकिन FIS ने ख़रीदा है। तो फिलहाल यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग तो अच्छी है, और प्रमोटर होल्डिंग खुद भी कम करेंगे ही क्योंकि ज़्यादा है होल्डिंग। ठीक है, और ये कंपनी के बारे में तो यहाँ पर मेरे चार्ट्स में भी मैं दिखा देता हूँ। तो मेरा चार्ट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा माय स्टॉक्स में। यहाँ पर उज्जीवन फाइनेंशियल अभी फ़िलहाल ये शेयर कितने पे चल रहा है यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी 8-9% का यहाँ पर आपको रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। ठीक है, और भी रिटर्न्स ज़्यादा हो गए। ऑलरेडी ये माइनस में था, 30-40% मेरा ये शेयर माइनस में था एक टाइम पे, और एक साल के अंदर ही ये काफ़ी डाउन में गया था। जैसे मैंने दिखाया कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स ख़राब आए थे, बट ये भी लिया था मैंने, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज भी ले लिया था, और ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए ले लिया था कि जल्द से जल्द इसमें से एक मोमेंट मिल जाए और इसमें से निकल जाओ, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया। तो यही चीज़ होती है शेयर मार्केट में, कभी कभी डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कम्प्लीटली ये P वाइज देखा तो भी सेल आ रहा है। अगर
इसका ये भी देखा जाए 52 वीक हाई के हिसाब से भी देखा जाए वेट आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये गिरा ज़्यादा नहीं अभी लेने के लिए, तो इसलिए मैं इसमें से जल्द निकल जाऊंगा। तो मेरे ये चार्ट्स जो बताते हैं मुझे, मेरा जो डेटा बताता है, इस हिसाब से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। और नॉर्मली इसको एक बार बेच के निकल जाऊंगा। फिर इसके बाद बहुत सारे शेयर्स ऑलरेडी है मेरे, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे भी बहुत सारे शेयर्स है। तो ये मेरे पोर्टफोलियो के जो शेयर्स है इनको भी मुझे निकालना है, फटाफट निकाल के बेच के फिर और भी नए नए स्टॉक ऐड करने हैं। और जो अच्छे प्रॉफिट चल रहे हैं उनको रखा है मैंने अभी भी, यहाँ पर आप देख सकते हो हाईएस्ट प्रॉफिट वाले रखे हुए हैं। और कुछ यहाँ से मुझे जो लग रहा है कि अभी इसको निकालना चाहिए, वो निकाल भी रहा हो। तो हीरो मोटोकॉर्प का भी वीडियो मैंने डाला है, तो वो भी उसको निकालने वाला। कोचिन शिपयार्ड का भी अभी रिसेंटली डाला हुआ है, तो वो भी निकलने वाला है, ठीक है। और के कल्पना भी यहाँ से मैं निकालने वाला हूँ। तो डीडेओ प्लास्टिक इसमें से निकाला है मैंने, जो इसी का डीमर्जर होके आया था। तो के कल्पना भी जल्द से जल्द मैं उसको भी निकालने वाला हूँ। तो ये जो भी शेयर्स मेरे जल्द से जल्द निकालने वाले उनके वीडियोज़ में लाते जा रहा हूँ, ठीक है, जो जिसके टारगेट आने वाले हैं। तो इसका फ़िलहाल अभी और भी 12-13% और रिटर्न्स देखने मिलेंगे एक्स्ट्रा, तो वो तभी मैं इसमें से निकलने वाला हूँ। वो एक दिन में भी रिटर्न्स आ सकती, क्योंकि ऐसे शेयर जल्द से कभी कभी एक दिन में 20% के सर्किट मार देते हैं। तो उस तरीके के रिटर्न्स की उम्मीद है कि ऐसा एक दिन में भी आ सकता है, या कभी 2-3 दिन में भी 3-4% करके बढ़ भी गया तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये शेयर में से जल्दी निकलने का मौका मिलने वाला है, या के कल्पना में से भी जल्दी से जल्दी, या हीरो मोटोकॉर्प या कोचिन शिपयार्ड। तो ये सारे शेयर जो है मेरे प्रॉफिट नियर द प्रॉफिट बुकिंग के आसपास है, मेरे टारगेट के आसपास है। तो जल्द से जल्द इसमें से टारगेट्स मैं अपने लेके निकलने वाला हूँ। तो इनके सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं, और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे जो अच्छी अभी भी अपॉर्चुनिटी जिसमें मुझे नज़र आ रही है। और बहुत सारे शेयर्स अभी भी जो मेरे नीचे अभी देखने मिल रहे हैं, तो वो सारे में अभी मेरा इन्वेस्टमेंट चल ही रहा है। तो इनके प्राइस में अभी माई प्राइस जो डाला है उसमें चेंजेस आपको देखने मिलेगा। ये पहले का अपडेट किया हुआ है, तो इसमें मेरे अपडेट जो एवरेज अभी प्राइस चलेगा वो भी अपडेट करना है मुझे। तो उस हिसाब से बहुत सारे शेयर्स के अभी आपको प्राइस में चेंजेस भी आएंगे, और परसेंटेज में लॉस में भी चेंजेस आएंगे। तो फटाफट बहुत सारे शेयर्स अभी यहाँ से निकलने के ही इसमें है, तो फटाफट निकल जाएंगे और मेरे और भी नए स्टॉक आएंगे और ये लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, जहाँ पर ये BSE पे बहुत सारे स्टॉक जो ग्रीन में है उनमें इनका भी नाम आ जाएगा। और बहुत सारे ऐसे शेयर्स जो है मेरे पोर्टफोलियो के यही लिस्ट में आपको देखने मिलेंगे। तो ये मेरे प्रॉफिट के रिकॉर्ड्स है, तो ये इस तरीके के रिकॉर्ड्स बना के रखना है मुझे, ठीक है। और लोगों को जिनको चाहिए फ्री में इंफॉर्मेशन देने का काम करना है। तो इम्पॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा हूँ यहाँ पर, कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन के लिए यहाँ पर नहीं बैठा, और खुद करके दिखा रहा हूँ। जो मैं खुद प्रॉफिट कर रहा हूँ उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे जो खुद के शेयर्स है उसी के बारे में बात करता हूँ। बाकी मर्जी आपकी होनी चाहिए, किसी भी शेयर्स को इन्वेस्ट करने से पहले आपको 10 बार सोच के और तभी खुद का इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए, क्योंकि कल जाके किसी को ब्लेम ना कर सके। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं मेरे हिसाब से रिस्क लेता हूँ, और आपको भी आपके हिसाब से रिस्क लेना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।